आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो सच में मतलब जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति में हलचल मचा दी है। बिल्कुल। और ये हलचल कोई छोटी मोटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भूचाल है। हाँ, तो हमारे पास आज ढेरों रिसर्च पेपर्स, जियोपॉलिटिकल नोट्स और कुछ बहुत ही शानदार लेख हैं। और इन सब के आधार पर आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ओपेक से बाहर क्यों निकलना चाहता है। ओपेक, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर तेल उत्पादकों का समूह है। सही कहा। मतलब सोचिए जरा, ऊर्जा की दुनिया में ये जो फेरबदल हो रहा है ना, ये सिर्फ तेल के बारे में नहीं है। ये कूटनीति, अर्थशास्त्र और भविष्य की तैयारी को लेकर है। तो हम इस चर्चा में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि ये फैसला वैश्विक गठबंधनों को कैसे हमेशा के लिए बदल देगा। और मजे की बात यह है कि यूएई कोई आम सदस्य नहीं है। हाँ, वो एक संस्थापक और प्रमुख सदस्य है। तो एक प्रमुख सदस्य का ये कहना कि मुझे अब इस क्लब में नहीं रहना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। तो यही हमारा पहला सवाल बनता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली तेल समूहों में से एक को कोई प्रमुख सदस्य क्यों छोड़ना चाहेगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम डेटा को देखें ना, तो यूएई की जो तेल उत्पादन क्षमता है वो आज लगभग 4.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि ओपेक के जो नियम हैं, खासतौर पर जो सऊदी अरब तय करता है, उस कोटे की वजह से यूएई को अपनी इस क्षमता को रोक कर रखना पड़ता था। अच्छा, तो मतलब वो पूरा उत्पादन कर ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो अपनी क्षमता से बहुत कम तेल निकाल रहे थे। ये तो मुझे बिल्कुल उस ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह लग रहा है जहाँ एक व्यक्ति सबसे ज्यादा काम कर सकता है, उसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट है। हाँ। लेकिन जो ग्रुप लीडर है वो उसे रोक कर रखता है कि नहीं, तुम इतना ही काम करोगे। और जब प्रोजेक्ट पर कोई आंच आती है तो सारा खतरा भी उसी होनहार व्यक्ति को उठाना पड़ता है। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि यूएई के लिए ये अब समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुकी है। समय के खिलाफ? वो कैसे? क्योंकि देखिए, दुनिया भर में हरित ऊर्जा या एनर्जी ट्रांजिशन बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल तो अब हर जगह है। बिल्कुल। तो हाइड्रोकार्बन यानी तेल की जो वैश्विक मांग है, उसका एक चरम समय आने वाला है, एक पीक आएगा। और उसके बाद मांग सिर्फ गिरेगी। सही कहा। और यूएई ये बात बहुत अच्छी तरह से समझता है। वो ओपेक की इस धीमी चाल का शिकार नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि इससे पहले कि तेल की मांग खत्म हो जाए, वो अपने भंडार से ज्यादा मुनाफा कमा ले। मतलब वो अपने उस खजाने को जमीन में बेकार नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, जिसे अर्थशास्त्र में स्ट्रैंडेड एसेट कहते हैं। और एक और बात है, अगर हम ओपेक के बाकी देशों को देखें तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पे टिकी है। हाँ, सऊदी अरेबिया या इराक का तो यही हाल है। लेकिन यूएई अलग है। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। जैसे दुबई और अबू धाबी। बिल्कुल। वहाँ पर्यटन है, रियल एस्टेट है, टेक इंडस्ट्री है, और वहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी भी बहुत ज्यादा है। तो ओपेक के जो कड़े नियम थे वो यूएई के इन स्वतंत्र आर्थिक लक्ष्यों में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहे थे। अच्छा। तो ये सिर्फ तेल बेचने की जल्दबाजी नहीं है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत भी है। हाँ, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक पेंच भी है। सऊदी अरब के साथ उनके तनाव। एकदम सही। यूएई को अब ये लगने लगा है कि अपनी उत्पादन क्षमता को खाली रखना और जीसीसी या ओपेक के ढांचे में बंधे रहना अब उनके हित में नहीं है। मतलब उन्हें लगता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के जो खतरे हैं उनसे निपटने में ये गठबंधन उनके काम नहीं आ रहा। हाँ, उन्हें वो सुरक्षा या प्रभाव नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें जरूरत है। तो जब यूएई ये ग्रुप छोड़कर अपनी पूरी क्षमता से तेल निकालने का फैसला करता है तो इसका अगला प्रभाव सीधा बाजार पर पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा, और बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम अल्पावधि और दीर्घावधि की बात करें तो क्या असर होगा? अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म में तो होर्मुज़ जलडमरू मध्य में नाकेबंदी या क्षेत्रीय तनाव के डर से कीमतें ऊपर जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा पैनिक तो होगा मार्केट में। हाँ, पैनिक होगा। लेकिन अगर हम मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। जब यूएई अपना अतिरिक्त तेल बाजार में उतारेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। और सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर है कि कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ेगा, कीमतें गिरेंगी। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़े प्राइस वॉर का खतरा पैदा होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं सोच रही थी कि अगर यूएई अपना उत्पादन बढ़ाता है और अमेरिका या रूस जैसे देश भी आक्रामक हो जाते हैं, जो कि वो पक्का होंगे, वो अपना मार्केट शेयर इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हाँ,
तो अगर एक फुल स्केल कैश वॉश शुरू हो जाता है और कीमतें बहुत ज्यादा गिर जाती हैं, तो क्या इससे खुद यूएई को आर्थिक नुकसान नहीं होगा? मतलब क्या ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यूएई की रणनीति बहुत ही चतुर है। वो कैसे? देखिए, यूएई के लिए तेल निकालने की लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट दुनिया में सबसे कम है। मतलब सिर्फ कुछ डॉलर प्रति बैरल? हाँ, तो यूएई के लिए थोड़ा कम दाम पर बहुत ज्यादा तेल बेचना बहुत ऊंचे दाम पर तेल को जमीन के अंदर ही छोड़े रखने से कहीं ज्यादा बेहतर है। ओहो, तो अगर कीमतें 30 या 40 डॉलर भी हो गईं, तो अमेरिका के शेल उत्पादक तो बर्बाद हो जाएंगे, पर यूएई फिर भी मुनाफा कमाएगा। बिल्कुल, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, ये एक भू राजनीतिक बदलाव भी है। यूएई अब प्राइस फिक्सिंग की बजाय मार्केट सप्लाई को प्राथमिकता दे रहा है। और मैंने सोर्सेज में पढ़ा था कि इसे पश्चिमी हितों, खासकर वॉशिंगटन के करीब जाने के रूप में भी देखा जा रहा है। एकदम से, क्योंकि ओपेक के ढांचे में रहकर उन्हें वो सामरिक सुरक्षा नहीं मिल रही थी। वॉशिंगटन के साथ मजबूत रिश्ते उन्हें वो हार्ड सिक्योरिटी देंगे। तो एक तरफ यूएई बाहर निकल रहा है, तेल की कीमतों में उथल-पुथल मचने वाली है और लंबी अवधि में कीमतें गिरने वाली हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? जाहिर है, दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों को। हाँ, और यहीं पर हमारी चर्चा भारत की ओर मुड़ती है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है। और भारत की अर्थव्यवस्था तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। बिल्कुल, हमारे रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा पॉइंट था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हर $1 के बदलाव से $1 के बदलाव से भारत के वार्षिक आयात बिल में लगभग $2 बिलियन का असर पड़ता है। $2 बिलियन, ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मैं इसे एक तरह से देखती हूँ, मान लीजिए भारत एक बहुत ही समझदार मेगा शॉपर है। अच्छा। हाँ, और वो शॉपर अभी तक एक ही बाजार के एकाधिकार से परेशान था। उसे वही कीमत देनी पड़ती थी जो वो सिंडिकेट तय करता था, यानी ओपेक। हाँ, ओपेक। लेकिन अब अचानक एक बहुत बड़ा होलसेल सप्लायर उस बाजार से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मैं सीधे और सस्ते दाम पर अपना माल बेचने को तैयार हूँ। तो उस मेगा शॉपर यानी भारत की तो लॉटरी लग गई। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही उपमा दी है। भारत जैसे बड़े आयातकों के लिए ये एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। हाँ, पॉजिटिव आउटलुक है। तो इससे भारत की सौदेबाजी की ताकत बढ़ जाएगी। 100%। ओपेक के कोटे से बाहर एक इतने बड़े उत्पादक के आने से भारत को एक जबरदस्त बार्गेनिंग चिप मिलेगी। भारत अब तेल खरीदने के लिए विविध विकल्प तलाश सकता है। और इसे ही हम सप्लाई सिक्योरिटी कहते हैं। बिल्कुल। बड़े देश हमेशा सस्ते और भरोसेमंद तेल की तलाश में रहते हैं, और यूएई का ये कदम भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोलभाव करने का एक बहुत बड़ा हथियार सौंपता है। तो एक तरफ यूएई बाहर निकल रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ भारत जैसे खरीदार नए विकल्प तलाश रहे हैं। हाँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अंततः उस पुराने समूह का क्या होगा जो दशकों से दुनिया पर राज कर रहा था। मेरा मतलब है, क्या ये ओपेक के अंत की शुरुआत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, एक प्रमुख सदस्य का इस तरह बाहर निकलना वैश्विक आपूर्ति और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने की समूह की क्षमता को बहुत कमजोर कर देता है। वो तो है। मैंने डेटा में देखा कि 1970 के दशक में ओपेक की बाजार हिस्सेदारी लगभग आधी थी। हाँ, 50% के करीब। और आज वो गिरकर केवल 1/3 यानी 33% रह गई है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। जब आपका मार्केट शेयर लगातार गिर रहा हो, तो बचे हुए सदस्यों के बीच एकजुटता बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर सऊदी अरब और रूस जैसे देशों के बीच। बिल्कुल, क्योंकि जब बाजार सिकुड़ता है ना, तो कार्टेल के अंदर की दोस्ती अक्सर दुश्मनी में बदल जाती है। हर कोई अपना तेल जल्द से जल्द बेचना चाहता है। तो राष्ट्रीय हित अब सामूहिक हितों पर हावी हो रहे हैं। एकदम सही। कोई भी देश अब दूसरों के लिए अपना नुकसान नहीं सहना चाहता। ये सच में एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये स्पष्ट है कि यूएई का ओपेक छोड़ना केवल एक आर्थिक कदम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। हाँ, ये वैश्विक ऊर्जा समीकरणों को बदल रहा है, नए भू राजनीतिक गठबंधन बना रहा है, और भारत जैसे विकासशील देशों को एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत देने वाला है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया ऊर्जा के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। बिल्कुल, लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। वो क्या?
देखिए, हम बात कर रहे हैं कि दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है हाँ, ऊर्जा परिवर्तन। और इसी डर से तेल उत्पादक देश घबरा कर अपना सारा तेल जल्द से जल्द और सस्ते में बेचना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसा हमने यूएई के मामले में देखा। तो जरा इस बारे में सोचिए, अगर बाजार इस सस्ते तेल से पूरी तरह भर जाएगा तो क्या ये अल्पावधि में ग्रीन एनर्जी को ही महंगा और कम आकर्षक नहीं बना देगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार पॉइंट है ना? मतलब क्या पेट्रोल खत्म होने से पहले की ये आखिरी दौड़ रिन्यूएबल एनर्जी के भविष्य को अनजाने में धीमा कर देगी? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर तेल $30 प्रति बैरल मिलने लगे तो शायद कोई सोलर पैनल या महंगी इलेक्ट्रिक कार क्यों ही खरीदेगा। बिल्कुल। तो हो सकता है कि तेल से पीछा छुड़ाने की ये जल्दबाजी तेल के युग को कुछ और सालों के लिए बढ़ा दे। ये सच में बहुत गहरा विचार है ना? तो हम अपने श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। आप भी इस बारे में गहराई से सोचिए कि ऊर्जा की इस भू राजनीतिक बिसात पर अगला मोहरा कौन सा चलेगा, क्योंकि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।